भाट गांव की आखिरी रोशनी। सूर्यास्त के बाद भाट गांव में कोई भी जानबूझकर नहीं रहता। यहां तक कि बस का कंडक्टर भी साफ साफ बताता है, अंतिम स्टॉप। जो भी यहां उतरता है अपनी जोखिम पर उतरता है। लोग हंसते हैं लेकिन वास्तव में कोई नहीं रुकता। मैं भी इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। मैं शहर में पैदा हुआ, तर्क पर पला बढ़ा, और मैं भाट गांव केवल अपने पिता की वसीयत के कारण आया था। उन्होंने यहाँ एक छोटा सा पूर्वजों का घर छोड़ा था, आधा टूटा, गांव के किनारे पुराने सिंचाई नहर के पास। संपत्ति बेचनी थी, कागजात चेक करने थे और हस्ताक्षर पूरे करने थे। मैं बस एक रात रुकने ही वाला था। जब मैं पहुंचा, सूरज पहले ही ढल रहा था। भाट गांव सामान्य दिख रहा था। मिट्टी के घर, संकरी गलियां, एक छोटा मंदिर जिसकी रंगत उखड़ रही थी और अनंत खेत फैले हुए थे। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था, जैसे गांव किसी चीज के खत्म होने का इंतजार कर रहा हो। चाय की दुकान पर एक बूढ़ा आदमी मुझ पर जरूरत से ज्यादा देर तक ताक रहा था। तुम नहीं रुकना चाहिए, उसने बिना पूछे मुझे चाय देते हुए कहा। मैं सुबह निकल जाऊंगा, मैंने कहा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। यहां सुबह आसानी से नहीं आती। मैंने सोचा वो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। गांव कहानियों पर जीवित रहते हैं। सांझ होते ही लोग जल्दी जल्दी अपने दरवाजे बंद करने लगे। घरों के अंदर दीपक टिमटिमा रहे थे, फिर एक एक करके बुझ गए। जब मैं अपने घर पहुंचा, भाट गांव पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, सिवाय एक रोशनी के। नहर के पास एक पीला बल्ब जल रहा था। मैंने इसे देखा क्योंकि बाकी सब अंधेरा था। मेरे पिता का घर धूल और पुरानी लकड़ी की गंध दे रहा था। मैंने एक कोना साफ किया, चादर बिछाई और अपने दोस्त को कॉल करने की कोशिश की। कोई सिग्नल नहीं। फोन भी भारी लग रहा था, जैसे ये वहां का हिस्सा नहीं है। शाम के लगभग 7 बजे मैंने पहली मंदिर की घंटी सुनी। न तेज न तालबद्ध, बस एक खोखली आवाज, फिर खामोशी। 8 बजे दूसरी घंटी बजी। तभी मैंने देखा कि नहर के पास की रोशनी झिलमिला रही है और तेज हो गई। मैं बाहर निकला। हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। टिड्डियां शांत थी, कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। मैं नहर की ओर बढ़ा। मेरे कदम बज रहे थे। बल्ब एक टेढ़े खंबे से लटका था, हल्का सा बज रहा था। उसके नीचे एक महिला खड़ी थी। वो मुझसे मुड़ी हुई थी। उसके लंबे खुले बाल कमर तक थे। उसने फीकी साड़ी पहनी थी, पीली हरी या सफेद, पीली रोशनी में पता नहीं चला। माफ कीजिएगा, मैंने कहा। मेरी आवाज कमजोर लग रही थी। वो नहीं मुड़ी। मैं यहाँ नया हूँ, क्या आप बता सकती हैं? कि मंदिर की घंटी फिर बजी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया, लेकिन शरीर नहीं। उसका चेहरा अजीब था, न सड़ा हुआ न भयानक, बस खाली, जैसे किसी ने उसकी अभिव्यक्ति मिटा दी हो। आंखें खुली थी, लेकिन वो मुझ पर नहीं थी, वे मेरे पार देख रही थी। रोशनी जली रहनी चाहिए, उसने कहा। उसकी आवाज गूंज नहीं रही थी, हवा कंपन नहीं कर रही थी। ऐसा लगा जैसे वो सीधे मेरे दिमाग में बोल रही हो। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही बल्ब जोर से झिलमिलाया और बुझ गया। अंधकार ने सब कुछ निगल लिया। मैं दौड़ा। मैं पीछे नहीं मुड़ा। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं अपने घर तक नहीं पहुंचा और दरवाजा जोर से बंद नहीं किया। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था छाती फट जाएगी। ठीक 9 बजे मंदिर की घंटी फिर बजी। फिर कदमों की आवाज आई, धीरे, गीले, खींचते हुए। वे मेरे घर के चारों ओर घूम रहे थे। मैंने सांस रोक ली। हर प्रवृत्ति कह रही थी कि स्थिर रहो। कदम मेरे दरवाजे के बाहर रुक गए। किसी ने दस्तक दी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैंने जवाब नहीं दिया। दस्तक बंद हुई। एक महिला की आवाज फुसफुसाई, बिल्कुल मेरे दरवाजे के बाहर। तुमने रोशनी क्यों बुझा दी? मुझे याद नहीं कि मैं कब सोया। मुझे केवल ये याद है कि सूरज की रोशनी खिड़कियों के दरारों से बहती हुई मुझ तक आई। पक्षी चहचहा रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक पल के लिए मुझे लगा ये सपना था। फिर मैं बाहर निकला। नहर के पास का बल्ब गायब था। खंभा मुड़ा और जंग लगा था, जैसे दशकों से उसने रोशनी नहीं देखी हो। मैं चाय की दुकान गया। वही बूढ़ा आदमी वहां था। तुमने उसे देखा? उसने बिना बोले ही कहा। ये जगह क्या है? वो कौन है? उसने आह भरी। भाट गांव हमेशा ऐसा नहीं था। सालों पहले सूखे के दौरान नहर सूख गई थी, फसलें नष्ट हो गई, लोग भूखे रहे। एक महिला, कमला, नहर के पास रहती थी। उसका पति नहर को गहरा करने की कोशिश में मर गया। जब पानी वापस आया, गांव ने जश्न मनाया।
उन्होंने नहर के पास एक बल्ब जलाया, जीवन की निशानी के रूप में। कमला हर रात वहां रहती थी, उसकी रक्षा करती। एक रात पास के शहर के नशे में धुत लोग आए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, बल्ब तोड़ा और उसे नहर में पटक दिया। अगली सुबह पानी लाल लौट आया। तब से रोशनी अपने आप जलती है। अगर ये सुबह तक जली रहे तो गांव सुरक्षित है। अगर ये बुझ जाए तो क्या होगा? मैंने पूछा, पहले से ही जानते हुए कि मैं जवाब नहीं जानना चाहता। उस बूढ़े आदमी ने मुझे ध्यान से देखा। लोग गायब हो जाते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप। घर खाली हो जाते हैं। मेरा सीना तंग हो गया। कल रात रोशनी बुझ गई थी, उसका चेहरा रंगहीन हो गया। तो कोई इसे आज रात से पहले फिर जलाएगा, उसने कहा। मैं नर्वस होकर हंसा। आप मजाक कर रहे हैं। सालों से कोई नहर के पास नहीं रहा है, उसने कहा। ये जगह तुम्हारे पिता को इसलिए दी गई क्योंकि बाहरी लोग लंबे समय तक नहीं टिकते। उस दोपहर भाट गांव बेचैन था। दरवाजे बंद हुए, महिलाएं प्रार्थना कर रही थीं, पुरुष मेरी आंखों से बच रहे थे। सूर्यास्त के समय भय हवा में घुल गया। 7 बजे मंदिर की घंटी बजी। बल्ब फिर से जल उठा। 8 बजे घंटी बजी, कोई हिला नहीं। 8:55 पर हवा तेज हुई। बल्ब कांपने लगा। मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद अपराध बोध, शायद भय, शायद ये महसूस हुआ कि ये पहले से ही मेरी जिम्मेदारी थी। मैं हाथ में लालटेन लेकर नहर की ओर बढ़ा। 9 बजे घंटी बजी। बल्ब बुझ गया। वो फिर खड़ी थी, इस बार और भी करीब। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। तुम चले क्यों गए? उसने पूछा। मुझे नहीं पता था, मैंने फुसफुसाया। मुझे माफ कर दो। उसने हाथ उठाया और लालटेन की ओर इशारा किया। एक रोशनी दूसरी रोशनी की जगह लेती है। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने लालटेन को पुराने खंभे पर टांग दिया। लौ स्थिर पड़ी। हवा थोड़ी गर्म हो गई। वो मुस्कुराई। ये मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज थी। सुबह होने तक लालटेन गायब थी। गांव वाले चुपचाप इकट्ठे हुए। किसी ने धन्यवाद नहीं कहा, कोई मुस्कुराया नहीं। उस बूढ़े आदमी ने मुझे एक कागज दिया। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। और रोशनी का क्या? मैंने पूछा। उसने थकी आंखों से देखा। अब ये जलती रहती है क्योंकि कोई इसे देख रहा है। मैं सूरज ढलने से पहले भाट गांव छोड़ गया। हफ्तों बाद मेरे फोन पर अज्ञात नंबर से कॉल आई। जैसे ही मैंने उठाया, दूसरी तरफ सिर्फ एक हल्की सी भनभनाहट थी, जैसे कोई पुराना बल्ब जलते रहने के लिए जूझ रहा हो। अब मैं रात में लाइट कभी नहीं बंद करता, क्योंकि कहीं एक ऐसा गांव है जो गलतियों को माफ नहीं करता, और वहां आखिरी रोशनी अब भी इंतजार कर रही है।